पढ़िएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाला है। ठीक है, मैम हमें आप लोग लेट क्यों ज्वाइन करते हैं? सुमैरा मंजूर, मैम ज्वाइन ही नहीं हो रही थी। मैम हाँ जी, मैम हमें आएगा ना गोल्डन्स में 100 मार्क्स का पेपर। किसमें? हाँ, गोल्डन मार्क्स। गोल्डन्स में हाँ आएगा ना हमें 100 100। मार्क्स का पेपर, हाँ जी, तो उसमें हमें बराबर 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं या फिर हमें तो 70% है या फिर बराबर 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं? नहीं, आपका बोर्ड का ही पैटर्न है, जो आपको बोर्ड में निकला है वही आपका गोल्डन का मकसद ही होता है, आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना। तो जो आपका बोर्ड पैटर्न होने वाला है इस मतलब बार फिर वही हमें आपका 70 गोल्डन मार्क्स चाहिए। अटेम्प्ट करने हैं? हाँ जी, मेरे को आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैंने बोला हाँ, आपको जो बोर्ड पैटर्न है इस बार वही आपका गोल्डन होने वाला है, चाहे उसमें 70 है, 60 है या कितने मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो वही आपको गोल्डन का भी पैटर्न होगा सेम। अच्छा ठीक। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें हमने नेपोलियन कोड डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा कि नेपोलियन कोड को जो पहले पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, उसके बाद कैसे बाकी के कंट्रीज में नेगेटिव रिस्पांसेस मिलने स्टार्ट हो गए। तो सबसे ज्यादा उस पर जो इफेक्ट हुआ यूरोप, मतलब यूरोप की जो बाकी की कंट्रीज थे। तो अब हम देखेंगे कि उसमें नेशनलिज्म कैसे ब्रिंग अप किया गया। सो एज यू नो कि जो आज का स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, ठीक है, तो ये पहले बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे उन के जो रियासत हुआ करती थी, तो ये सारी कंट्रीज बड़ी बड़ी रियासतों में ऑटोनॉमस जो होते थे, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट होते थे, उन्हीं राजाओं में ये तकसीम की जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता था, देखो मैं आपको समझाऊंगी। जब यहाँ पे इंडिया में पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तब भी यहाँ पे एक चीज होती थी कि लोग अपनी जो बिलोंगिंगनेस है वो उसी राजा महाराजा से रखते थे, वो खुद को एज एज ए इंडियन नहीं समझते थे। तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंस है इस वर्ड को दी गई है कि आप इंडिया के सिटीजन हो, तो आप किसी एक मिनिस्टर या किसी प्रेसिडेंट से वाबस्ता नहीं है, आप एक कंट्री से वाबस्ता है। तो यहाँ पे यूरोप में भी सेम यही चीज होती थी कि यहाँ पे ऑटोनॉमीज जो थी, अलग अलग टेरिटरी जो थी, तो लोगों में वो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नहीं थे, उनका मतलब जो वाबस्ता होता था वो खुद को एज ए मतलब नेशन ही समझते थे। ठीक है, वो लोग खुद को मतलब मानो कोई फ्रांस है तो वो फ्रेंच, या कोई जर्मनी से तो वो जर्मन, तो वो इस तरह मतलब कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस उनको आती थी कि हाँ ये जर्मन बोलता है तो ये मेरा देशवासी है, ये इटालियन बोलता है तो ये मेरा देशवासी है। ठीक है, अगर मिक्सड में या डाइवर्सिटी ग्रुप्स जो रहते थे, जो एथनिक डिफरेंट ग्रुप्स जो रहते थे, तो उनमें वो एक तरह से ब्रदरहुड कायम करना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, उनके ग्रुप्स अलग अलग होते थे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है हैब्सबर्ग एम्पायर की। ठीक है, तो जिन्होंने पूरे ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल किया था, तो इन्होंने क्या किया था कि एक बहुत बड़ी रियासत कायम की थी ऑस्ट्रिया हंगरी में। ठीक है, अब उस ऑस्ट्रिया हंगरी में अलग अलग रीजन्स आते थे, आज तो वो कंट्रीज है, लेकिन तब वो ऑस्ट्रिया हंगरी से वाबस्ता थी और वो ऑस्ट्रिया हंगरिया की
एक तरह से एक हिस्सा माना जाता था, ठीक है, एक रीजन माना जाता था। जैसे इसमें अल्पाइन है, ट्रॉल है, ऑस्ट्रिया है, सुडेंटलैंड है, तो बहुत सारी जगह होती थी। तो यहाँ पे जो लोग हुआ करते थे, जो एरिस्टोक्रेसी मतलब जो राजा महाराजा थे, वो ज्यादा से ज्यादा जर्मन के लोग होते थे, यानी जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी वो जर्मन के लोगों की होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग थे, ठीक है, जो सिटीजन्स थे, वो इटालियन भी बोलते थे, ठीक है, अलग अलग प्रोविंसेस में रहते थे, मतलब जैसे कि लैम्बोर्डी, वेनेटिया, अलग अलग प्रोविंस, उनके जो डायलेक्ट होते थे वो अलग अलग होते थे बोलने के। तो मानो यहाँ पे जो ग्रुप्स थे वो अलग अलग हो चुके थे, मतलब मजहब के नाम पे, मतलब लैंग्वेज के नाम पे, एथनिक ग्रुप के नाम पे, ठीक है, या पेजेंट पीपल्स के, किसी के पास ज्यादा जमीन है, किसी के पास कम है, तो वो इस तरह डाइवर्स हो चुका था। तो यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी लाना, वो सेंस एक तरह से डेवलप करना ऐसे डाइवर्स ग्रुप में, ये काफी मुश्किल था, ठीक है। तो इनमें सिर्फ एक कॉमन मतलब एलिगेंस होती थी, दैट इज एम्पिरियर, कि ये किस राजा से वाबस्ता है, और खुद को या एज ए मतलब कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का जो टैग है वो उनको ऐसे मिलता था कि मैं इस राजा के अंडर में आता हूँ, तो ये भी इस राजा के अंडर में आता है, तो बस ये चीज हमें जोड़े रखती है, ये चीज हमें टाई अप करती है, समझ आया। तो यूरोप में इस तरह की सिचुएशन थी। एंड सेकेंड थिंग कि क्लासेस भी डिवाइड किए गए थे, जैसे कि मैंने बोला एरिस्टोक्रेसी क्लास एंड द न्यू मिडिल क्लास। यहाँ पे न्यू मिडिल क्लास क्यों कॉइन किया गया है ये टर्म न्यू, क्योंकि कुछ ऐसे तबका था जिन्होंने, जो लोग क्लास से फिर थोड़े बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट पे गए थे, जिनकी इंडस्ट्रीज थी, जो प्रोफेशनल्स थे, तो वो फिर एक तरह से नया एक क्लास इमर्ज हुआ, दैट इज मिडिल क्लास, जो ना गरीब थे ना अमीर थे, मतलब अमीर इन द सेंस अपना खाना वो 2 वक्त का अच्छे से खाते थे, अपनी लाइवलीहुड अच्छे से जीते थे, ठीक है, लेकिन उनको वो प्रिविलेज नहीं होती थी जो एरिस्टोक्रेसी क्लास को बर्थ प्रिविलेज होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एरिस्टोक्रेसी जो है ये वो डोमिनेंट क्लासेस है, एंड ये जो क्लास है इसके जो मेंबर्स रहते हैं वो यूनाइट होते हैं, उनका कॉमन वे होता है। देखो राजा महाराजा, उनका हिसाब किताब, उनका रहना सहना सब एक जैसा होता है, ठीक है। सेकंड, वो फ्रेंच बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, या कोई लैंग्वेज बोलते हैं, उनमें ये कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आती है। दूसरा, उनके पास बड़े बड़े लार्ज एस्टेट्स है, जमीनें हैं, बड़ी बड़ी टेरिटरीज है, हाई सोसाइटी में रहते हैं। एंड सेकेंड थिंग, वो जो शादी वगैरह करते हैं वो आपस में ही करते हैं, वो बिरादरी के बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब एरिस्टोक्रेसी क्लास है, ये काफी स्मॉल ग्रुप है, अगर हम गिनने बैठे तो काफी स्मॉल है, लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, ठीक है। एंड इनका जो मतलब रहने सहने का तरीका था वो बिल्कुल सेम था। एंड इनको जैसे कि फॉर एग्जांपल डोमिनेटेड जो ये करते थे, डोमिनेशन जो दिखाते थे दूसरों पे, टीनेट्स पे, ठीक है, जो टिल्ट करते थे किसी की जमीन, जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, या जो छोटे छोटे ओनर्स होते थे, लाइक जिनके पास स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता था, या सर्व जो रहते थे, अलग अलग जो पेजेंट्स रहते थे। तो ये चाहे वेस्ट की बात करें या ईस्ट यूरोप की बात करें या सेंट्रल यूरोप की बात करें, तो यहाँ पे जो कब्जा था वो एरिस्टोक्रेसी क्लास का ही था। यानी सारे जो मतलब पेजेंट्स वगैरह, जो सर्व्स वगैरह थे, वो सारे इसी के अंडर आते थे, इसी एरिस्टोक्रेसी क्लास के अंडर, यही डोमिनेट करता था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पार्ट्स में, लाइक वेस्टर्न पार्ट्स में, जो यूरोप का वेस्टर्न पार्ट है या सेंट्रल पार्ट है, तो इनिशियली वहां पे जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट होनी चालू हो गई, ठीक है, एंड ये जो ट्रेड है ये काफी फ्लोरिश हुआ, इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हुई, तो उसके बाद ये एक नया ही क्लास, कमर्शियल क्लास एग्जिस्ट हुआ, यानी जो मार्केटिंग करता था, जो ट्रेडिंग में उन्होंने काफी अच्छा पैसा कमाया,
प्रोडक्शन पे, ठीक है, दैट वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। मार्केट पे उन्होंने पैसा कमाया, प्रोडक्शन पे उन्होंने पैसा कमाया। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, चाहे मतलब फ्रांस और जर्मन में थोड़ी लेट ही हुई, लाइक 19th सेंचुरी में, बट स्टिल वहां पे भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो फैल गई। तो इस टाइम पे एक नया ही वर्किंग क्लास पॉपुलेशन सामने आया, जिसे मिडिल क्लास कहा गया। ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अच्छे खासे थे, पैसे कमाने वाले थे, बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है, प्रोफेशनल्स थे, बट स्टिल ये एरिस्टोक्रेसी की बराबरी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको पहले ही स्पेशल प्रिविलेज दी जाती थी, ठीक है। ये लोग एजुकेटेड थे, लिबरल थे, यानी कि हर तरीके से ये लोग पैसा कमा सकते थे, एजुकेटेड, लिबरल, ठीक है, इनको बहुत अच्छी फ्रीडम थी, बट स्टिल ये लोग मतलब इनके जो आइडिया है, आइडियाज ऑफ यूनिटी, तो वो यूनिटी कब इनको मिलती, जब हम ये जो कास्ट प्रिविलेजेस है ये खत्म करते। अब देखो, प्रिविलेजेस जब तक पॉपुलैरिटी गेन करके रखते हैं तब तक यूनिटी को डेवलप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, समझ आया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूरोप में यूनिटी, एक तरह से जो नेशनलिज्म है, जो लिबरल नेशनलिज्म है, वो डेवलप करना वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम लोग प्रिविलेज को खत्म ना करें, सेम केस इंडिया में भी था, है ना। जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे तब भी हमने यही देखा था कि लोगों को एक तरह से कैसे करें, तो हमने एक कॉमन रीजन दिया लोगों को कि आप साथ में फाइट कीजिए ब्रिटिश के खिलाफ, कॉलोनियल रूल के ऊपर आवाज उठाइए। तो कॉलोनियल रूल के ऊपर जो आवाज हमने उठाई थी वो उनका एक तरह से एक जरिया बना था कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के ऊपर। और यहाँ इनका जो यूरोप को एकजुट करेगा, जो यूरोप को नेशनलाइज करेगा, वो ये कि एरिस्टोक्रेट क्लास के जो प्रिविलेज है वो खत्म करने हैं, वो एबॉलिश करने हैं। कोई बर्थ, कोई राजा है, कोई महाराजा है, उसका बेटा पैदा होता है, मतलब उसने कोई तीर नहीं मारा है, वो बस राजा का बेटा है, दैट्स व्हाई उसको स्पेशल प्रोविजंस दी जाती है। तो इस तरह के ये जो कंसेप्ट है उसको खत्म करना, ये यूरोप का मकसद बन चुका था। समझ आया ये? यस मैम। तो दो टॉपिक्स आपको कवर हो गए आज। पहला द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इंट्रोडक्शन इसका। दूसरा एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? तो कल हम करेंगे व्हाट द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। तो मुझे आप लोग बताओ, मैम मैं लीव करूं, एग्जाम है मेरी बहन का। कोई बात नहीं, आप कीजिए लीव। ओके मैम। What is civil code? Civil code of 1804.
जैनब आप बताइए। मैम सिविल कोड ऑफ 1804, ये इसको हम यूजुअली कहते हैं नेपोलियनिक कोड। ये कोड जो है ये नेपोलियन के वक्त लाया गया, नेपोलियन नहीं लाया इसको। इसने उस वक्त जो पैदाइश जो मतलब उस वक्त जो प्रिविलेज थी वो हटाई गई और इक्वालिटी लाया गया लॉ के सामने, और सिक्योर किया गया राइट टू प्रॉपर्टी, और इसने एक्सपोर्ट किया रीजन से अंडर फ्रेंच कंट्रोल के वक्त। और इस कोड ने जो है इसने टाउन्स में भी जो रुकावटें थी वो दूर की, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट लाया। और मतलब ये मोनार्की सिस्टम था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये डेमोक्रेसी है उस वक्त। मीन्स ऐसी ऐसी ये मतलब हालात हो गए थे, इसने ऐसे मतलब सिचुएशंस क्रिएट की थी, ऐसे ऐसे मतलब मॉडर्नाइजेशन आया था इसको, मोनार्की सिस्टम। और मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि freedom enjoy है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आ रही है आवाज? हाँ लोगों को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक नया एंजॉयमेंट, एक एंजॉय कर रहे हैं फ्रीडम को। और जो बिजनेसमैन है और जो प्रोड्यूसर्स है उन्होंने रियलाइज किया कि हम एक इक्वालिटी में रह रहे हैं। उस वक्त जब नेपोलियनिक कोड सिविल कोड लाया गया था उस वक्त सारी के हिसाब से इक्वल थी। जी। Okay, Sanna Zahra, what is the difference between aristocracy and the new middle class? सन्ना रोल नंबर 9 जवाब दे, अभी पढ़ाया मैंने। अब बताइए सुमा